सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताया सेनेट इंतखाबात ओपन कराने की आईनी तरमीम पर अपोजिशन का हिमायत न करने का फैसला। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात से मुतालिक आईनी तरमीम की दोनों ऐवानों में भरपूर मुखालफत करेगी। इसी हवाले से बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो हुकूमत की जानिब से सेनेट ओपन बैलेट के जरिए कराने की जो आईनी तरमीम लाने का उन्होंने फैसला किया था, उस पर अपोजिशन जो है वो मुतहद हो रही है और दोनों ऐवानों में ये फैसला किया गया कि अपोजिशन इसकी भरपूर मुखालफत करेगी और किसी सूरत इस आईनी तरमीम को पास नहीं होने दिया जाएगा। और अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि जल्दबाजी में हुकूमत जो है ये तरमीम कर रही है और इसका मुखालफत इसकी की जाएगी। चूँकि कौमी असम्बली में भी ये मुतवक्किल है कि इसी हफ्ते हुकूमत इस आईनी तरमीम को पेश करेगी, लेकिन अपोजिशन जो है इस पर मुशावरत भी करेगी कौमी असम्बली इजलास से पहले और इसकी मुखालफत करेगी। जबकि पीपल्स पार्टी ने भी वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और दो टोक इसकी मुखालफत का फैसला किया है। जबकि हमारी सवाल से शादी हमारे से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि एक माह पहले सेनेट इंतखाबात से हुकूमत की तरफ से ये आईनी जो तरमीम साजी है इसकी समझ नहीं आ रही और हाइश पर आइन तब्दील नहीं करने दिया जाएगा। और हुकूमत की बदनीयती बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि जल्दबाजी में ये आईनी तरमीम की जा रही है, तो इसलिए अपोजिशन जो है वो इस आईनी तरमीम की भरपूर दोनों वालों में मुखालफत करेगी। ठीक है ज़ीशान, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, सेनेट इलेक्शन से पहले सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए गए। पंजाब में हुकूमती अरकान असेंबली और इत्तेहादी अरकान को 10 अरब के फंड्स दे दिए गए। लाहौर में हुकूमती अरकान को 2.5 अरब मिले, जबकि अरकान असेंबली में मजीद 5 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली, अपडेट कीजिएगा हमें। सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ हुकूमती बल्कि इत्तेहादी अरकान असेंबली को खुश करने के लिए फ़ंड की बंदरबाट जो है वो की जा रही है। अब इसके लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए तक का बजट जो है वो फ़ंड हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली के हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए जारी कर दिया है। और ये फ़ंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इन हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली को दिया गया ताकि उनके हल्कों में जो जारी तरक्याती मनसूबाजात वो फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ, क्योंकि आए रोज़ इन्हीं इत्तेहादी और हुकूमती अरकान असेंबली की तरफ से न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि वज़ीर आला पंजाब से भी गिले और शिकवे किए गए कि उनको फ़ंड नहीं दिए जा रहे, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और महकमा ख़जाना पंजाब को हदायत की कि ये फ़ंड फौरी तौर पर जारी होने चाहिए। और ये सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि रवा माली साल के पहले निसफ 6 माह में ही 80% तक बजट जो है वो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली को मिल चुका है। और इस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने बाकायदा तस्दीक की है कि 10 रुपए तक का बजट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली के हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात के लिए। और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से ये फंड जो है वो जारी किया गया है। शुक्रिया आपका। सेनेट इलेक्शन से पहले ही सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया है और विफाकी और सूबाई वज़रा में फंड्स जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। अब तक 10 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। जबकि लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में हुकूमती अरकान को 2.5 अरब रुपए मिल चुके हैं, जबकि 5 अरब रुपए मजीद भी दिए जाएंगे और वजारत खजाना की जानिब से इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं और वज़ीर आज़म तो कहते थे कि अरकान असेंबली को फंड्स देना गलत है, तो अब क्यों खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं? सलीम बुखारी साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया है और अब तक 10 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं और पंजाब में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली को ये 10 अरब के फंड्स तकसीम किए गए हैं, जबकि 5 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो अभी मजीद भी उनको दिए जाने हैं। जबकि महकमा खजाना ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। सेनेट इलेक्शन से कबल पंजाब हुकूमत और इत्तेहादियों के लिए फंड्स की बंदर बांट शुरू हो चुकी है। पंजाब के हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली को 10 अरब रुपए मिल गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की इस हवाले से तस्दीक भी हो चुकी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहा करते थे कि फंड्स जो हैं वो इस तरह तकसीम नहीं किए जाने हैं और सेनेट इलेक्शन अब जूजू करीब आता जा रहा है। और इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वज़ीर आज़म को क्या खौफ है कि उनके जो अपने
जो अरकान है वो उनको दगा ना दे दे, क्योंकि वो तो कहते थे कि फंड्स देना गलत है और अब खुद से खजानों का मुंह खोल दिया। देखिए, वजीर आजम इमरान खान जो कुछ अपोजिशन में कहते रहे, हर बात आज वो पूरी कर रहे हैं और हर चीज वो कर रहे हैं जिसकी वो तनकीद करते रहे। आप देख लें कि उन्होंने इतनी बातें की हुई हैं कि आज लोग उनकी निकाल के वो चीजें सुनाते हैं लोगों को कि आप तो ये कहते थे, आप तो कहते थे कर्जे नहीं लेने चाहिए, नहीं लूंगा, और उसके बाद आपने कर्जे लिए। उसके बाद आप कहते थे कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने पाकिस्तान की हुकूमत को करप्ट डिक्लेयर किया है, क्योंकि पाकिस्तान में वजीर आजम करप्शन कर रहा है तो नीचे भी लोग करप्शन करते हैं। आज आपकी ट्रांसपेरेंसी के आपके दौर में ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है तो अब आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा इनका पॉइंट होता था कि जी ये रिश्वत दी जाती है अरकान असेंबली को ताकि वो अपने काम इलाकों में करा सकें और करप्शन कर सकें। आज वो करप्शन जो है आपने डिग्राइज कर दी है। आज आप कह रहे हैं कि 50-50 अरब या जितने इतने करोड़ उन्होंने आपने देने हैं, इतने पैसे आप देंगे उनको, यानी 50 करोड़ अगर देंगे लाजमी बात है वो उनमें से पैसे खाएंगे। लेकिन अब वो करप्शन जो है आपके लिए हलाल होती जा रही है। तहरीक इंसाफ जो है इन्होंने अपने तमाम वादे जो हैं उनको पूरा नहीं किया बल्कि तोड़ा है, और आज भी हर पॉइंट के ऊपर वो वही चीजें कर रहे हैं जिसकी वो तनकीद करते रहे हैं माजी। ठीक है, अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे कि अहमद वलीद साहब ने भी यही कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो माजी में जिसकी मुखालिफत करते रहे हैं वो सारे काम खुद भी कर रहे हैं, और इसी तरह अगर ये फंड्स की तकसीम की बात की जाए तो वज़ीर आज़म हमेशा ये कहते रहे हैं कि फंड्स तकसीम नहीं होने चाहिए अरकान असम्बली में, और आज वही 10 अरब के जो फंड्स हैं वो तकसीम भी किए गए हैं। सेनेट इलेक्शन में क्या उनको खौफ है कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो दगा दे सकते हैं? मेरे ख्याल से अब तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि उनको शदीद इसका खौफ है। यही वजह है कि वो ओपन हैंड तरीक़ाकार जो है उसको अख्तियार करना चाहते हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए। बहुत ज्यादा इंतशार है मेरे ख्याल से पीटीआई की सफ़ों में, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत से लोग जो है वो नाला है चीफ मिनिस्टर के रवैये से, उसके तरीक़ाकार से। इसी तरह से KTK जो उनका अपना सूबा है वहां पर भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ काफी इश्ताल है लोगों में, और हम मुख्तलिफ औकात में सुनते रहे हैं जिस तरह की शिकायत वो करते हैं। पीटीआई के लोग ही कहते हैं कि पीटीआई के रैंक्स में करप्शन है वगैरह वगैरह। तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा इस्तेमाल तो इस बात का है कि शायद बहुत सारे जो उनके MPAs MNAs हैं वो धोखा दे जाएं उनको। यही वजह है कि वो इसरार कर रहे हैं कि सेनेट का तरीक़ाकार जो है इंतखाब का वो बदला जाए। और दूसरी बात यह कि ये बिल्कुल ठीक कहा है अहमद वलीद साहब ने कि जो कुछ कल तक हराम था वो अब उनके लिए हलाल होता जा रहा है। मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब को एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो इस बात को तय करे कि जितने भी वादे और अहद किए थे इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, उन सब के ऊपर एक एक यू टर्न जो है वो अब आ चुका है। और ये मेरे ख्याल से आखिरी बात थी कि जो MNA MPS को जो तरक्याती फंड मिलते थे उसको करप्शन करार दिया था उन्होंने, लेकिन अब वो भी हलाल हो गया है। और वो भी उन्होंने ना सिर्फ ये कि वादा किया है बल्कि इतलात ये है कि ये फंड जारी कर दिए गए हैं। जी जी, और अभी मजीद फंड्स जारी होने भी हैं। 10 अरब के फंड जारी कर दिए गए हैं, 5 अरब के भी होने हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो सिवाय इसके के तरस ही खाया जा सकता है इनके ऊपर कि जो कुछ करने आए थे ना सिर्फ वो नहीं किया है बल्कि उसको आखिरी मंजिलों तक पहुंचा दिया है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो बद इंतजामी है, चाहे वो बैड गवर्नेंस है। हर चीज अपने अरूज पर है और वो तमाम नेगेटिव्स मौजूद हैं जो किसी भी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता और खुल्लम खुल्ला सबूत होता है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब और अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने भी। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि फंड्स के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में खुद मुखालफत किया करते थे और अब फंड जो हैं वो खुद से तकसीम कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म ने अपना एक बयान दिया और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने इशारा भी किया था। तो आज इस तरह की खबर के खजाने जो है उनके मुंह खोल दिए गए हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो वो खुद से नहीं कर रहे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कल जो गुफ्तगू वज़ीर साहब ने की थी और उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था, ये बताया गया था कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से खरीदो फरोख्त शुरू हो गया है और कहते मुझे ये भी पता है कौन कर रहा है और वो कितने बोली लगा रहा है। तो आज हमने देख लिया कि बोलियां कैसे लग रही हैं और कौन लगा रहा है, ये पूछा गया। ये वज़ीर साहब के अपने अल्फाज हैं कि अरकान असेंबली को तरक्याती फंड देना रिश्वत है, सिर्फ रिश्वत, कोई दूसरा इसका मुतबादल लफ्ज है ही नहीं। ये इनके अल्फाज थे और हमने देखा है कि उन्होंने इस तरह से अरकान असेंबली को नवाजना शुरू किया है और
बहुत ज्यादा, जो पाकिस्तान पहले ही मौशी गद्दार का शिकार है, पैकेज स्कीमें भी नहीं है, लेकिन उन्होंने खजाने के मुंह खोल दी है। तो ये खालस रिश्वत है, सियासी रिश्वत है, इलेक्शन के नजर में ये हाउस ट्रेडिंग की है। इसे आप टर्की ट्रेडिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये वो सूरत हाल है जो पीटीआई का मंशूर तो क्या है, जो जमहूरी मुआशरे हैं उनके बारे में भी बड़ी अलार्मिंग होती है। लेकिन आप देखें कि हर तरह की सपोर्ट होने के बावजूद हुकूमत को और फ्री हैंड मिलने के बावजूद आज इनका आलम यह है कि सेंट्रल इलेक्शन जब सर पे आया है तो इन्होंने कौमी खुदाने को लौटाना शुरू कर दिया है उस पर। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या है। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। अहमद वलीद साहब, बिजली की कीमतों में भी एक बार फिर से इजाफा करने की जो है वो सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। ₹1.95 फी यूनिट इजाफे की सिफारिशात की गई हैं। एक तरफ वजीर आजम और जो दीगर वज़रा हैं वो आके कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, हम आवाम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी हर 15 दिन के बाद बढ़ रही हैं और अब बिजली की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। देखिए, जितनी महंगाई इस दौर में हुई है, पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। यानी महंगाई कैसे कम होगी इस पे तो कभी बात नहीं हुई। आवाम को जो उनकी परचेजिंग पावर है वो कैसे बढ़ानी है इस पे कभी उन्होंने बात की। एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ करप्शन के ऊपर जो नारे लगाते थे, अब ये पैसा इतना आपके पास मौजूद है कि आपने तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनको अरबों रुपए जो है देने का फैसला किया है। तो कुछ ऐसा इकदाम भी कर लेते कि अवाम की कोई बेहतरी आती, अवाम की कुछ तनख्वाहें बढ़ती, जो सरकारी मुलाजिम हैं जो महंगाई में पिस गए हैं, जो आम वर्कर्स हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो प्राइवेट महकमों में काम कर रहे हैं, वो आप उनका हाल तो देखें कि उनका हाल आपने क्या कर दिया है। बिजली, पेट्रोल, गैस, हर चीज आपने महंगी कर दी। जिसके बाद आप देखें खास तौर पर जब डॉलर जो है 160 तक गया तो उसके बाद पाकिस्तान में हर चीज जो है वो महंगी हो गई। लेकिन लोगों की जो सकत है वो जवाब देती जा रही है, उनकी जो इनकम है बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। इस पर हुकूमत जो है कोई फोकस नहीं कर रही। उनको अपने इलेक्शन की पड़ी है कि सेनेट के इलेक्शन किसी तरह से हम जीत जाएं, चाहे हमें अरबों रुपए बहाना पड़े, अपने अरकान असम्बली को खुश करना पड़े, जैसे भी करना पड़े हम वो करेंगे, लेकिन हमें सेनेट इलेक्शन जीतने हैं। अवाम की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले दब रही है, वो मर जाए उनको कोई फिक्र नहीं है। तो इस तरह से हुकूमत नहीं चलती। अब आप देखें कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, अब उनको जो जहांगीर तरीन है उनके जो जिनके बारे में कहा जाता था कि वो उनकी एटीएम है, अब उनको उनकी याद आ रही है। उनके जो करीब लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन किसी तरह से वापस आए ताकि हम सेनेट के इलेक्शन जीत सकें, क्योंकि वो माहिर है इन चीजों के ऊपर। तो ये आप देखें कि उनको फिक्र इन चीजों की है, महंगाई की उनको बिल्कुल फिक्र नहीं, आवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं। महंगाई की फिक्र नहीं है, सब अच्छा है का जो राग है वो वजीर आजम इमरान खान भी कहते रहते हैं और विफाकी वज़रा भी। सलीम बुखारी साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा करप्शन की है, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी हमारे वजीर आजम ने कहा कि जी ये 2017-18 की रिपोर्ट है, और कल उन्होंने बयान दिया कि मैंने अभी तक ये रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। देखिए, इमरान खान के बारे में अब ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है कि उनके कान में जो कोई भी बात कर देता है वो उसको पब्लिक फोरम के ऊपर बयान करने में इस बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं कि उनको ये भी पता नहीं होता है कि ये फैक्ट ठीक भी हैं या नहीं है। आप शुरू हो जाइए, जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में अपने कहा था कि यकीनन सलीम बुखारी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। नवीद चौधरी साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि चूंकि बात हो रही है महंगाई के हवाले से और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक ये हुकूमत जो है वो करप्शन ज़्यादा है, और जैसा कि अहमद वलीद साहब ने कहा कि अवाम का ख्याल नहीं है, महंगाई करते रहना है, और सेनेट के इंतखाबात इस वक्त जो है वो मंजूर नज़र है इस गवर्नमेंट के। बिल्कुल, आपने देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई और उस पर हुकूमत ने जो पहला मौका तैयार किया तो उसका पर्दाफाश हो गया था। हमारा वो एक इंटरनेशनल बॉडी है और जो अपनी वेबसाइट है, फिर दुनिया भर के जो नशरियाती इदारे हैं उन्होंने इस खबर को उठाया, हमारा भी छापा। गुंजाइश की थी, इंटरनेशनल मीटिंग शुरू है, ये बहुत गलत नजरी पाकिस्तान की। आप देखिए 4 पॉइंट एकदम आ गए हैं, पिछले साल 3 और अब 4। उन्होंने मौका तैयार किया कि ये जो है ये पिछली होगी थी, जो इंतहाई अहम और लग बात थी, लेकिन आपने देखा कि उनके तर्जुमान में है वो उठाकर कहीं भी खड़े होकर कोई भी बात कर देते हैं। झूठ तो खैर इनकी सृष्टि में शामिल है, उसमें हम क्या जिक्र करें,
अब जब उसका हर जगह फिर मैं देखा कि कोई रास्ता नहीं रहा, इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर आ गई, भी नहीं दिया, लेकिन बड़ी नहीं आना क्या हो जाएगा मर्जी कराने। ये तो जो करप्शन हो रही है अभी। रवि चौधरी साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, लेकिन महंगाई की बात हो रही थी और फंड्स तकसीम होने की बात हो रही थी। गवर्नमेंट ने फंड्स जो हैं वो तकसीम करने शुरू कर दिए हैं। अहमद वलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं दूसरी शादी का चाह धरा रह गया। रहीम यार खान में दुल्हन दूल्हा के साथ हाथ कर गई। 23 साल का दूल्हा 19 साल की दुल्हन बयाने गया, घर पहुंचा तो दुल्हन 19 की बजाय 45 साल की निकली। बूढ़ी दुल्हन देखकर दुल्हे की मां बेहोश हो गई। दुल्हा मां को हॉस्पिटल लेके गया, वापस लौटे तो दुल्हन 5 तोले सोना लेकर फरार हो चुकी थी। सितम पर सितम ये कि दुल्हन ने हक महर के लिए फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी है। तो ये वाकया हुआ है रहीम यार खान में, जहां पे दूसरी शादी का चाह धरा का धरा रह गया और दुल्हा जो है उसके साथ दुल्हन हाथ कर गई। 23 साल का दुल्हा 19 साल की दुल्हन ब्याहने गया। जब वहां पे घर पहुंचा तो दुल्हन 19 की बजाय 45 साल की निकली और बूढ़ी दुल्हन को देखकर दुल्हे की मां तो वहीं पे बेहोश हो गई। और जब दुल्हा मां को हॉस्पिटल लेकर गया और जब वो वापस आए तो दुल्हन 5 तोले सोना लेकर फरार हो चुकी थी। और उस पर सितम की बात यह है कि दुल्हन ने हक महर के लिए फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी है। रहीम यार खान में दुल्हन दुल्हा के साथ हाथ कर गई, इसी हवाले से बात करेंगे। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताएगा इस वाकये के हवाले से। देख रहे हैं इसकी उम्र जो है 19 साल की लड़की है। रिश्ते दिखाने वाला कोई एक मकामी था, उन्होंने ये लड़की दिखाई कि ये लड़की जो है शादी करने के लिए आपसे तैयार है। 1 माह कबल इन्होंने शादी की। ये गए तो थे अपना स्मार्टफोन लेने, लेकिन इनको मिला बाद में पुराने दौर का जो PTCL मोबाइल जो किसी काम का नहीं था वो इनको मिला। हुआ यूं कि लड़की जब देखने गए तो उनको ये तस्वीर सिर्फ दिखाई गई, लड़की उस वक्त नहीं दिखाई गई। इसकी उम्र जो है 19 साल थी। जब लड़की से निकाह के बाद घर पहुंचे तो वहां पर दूल्हे मियां ने देखा कि जो लड़की है वो लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी खातून है जिनकी उम्र 45 साल है। सईद इकबाल हमारे से मौजूद है। उल्टा ये हुआ कि जब इनकी वालदा ने उस खातून को देखा कि वो बूढ़ी औरत निकली है तो वो बेहोश होकर उसी वक्त ही गिर पड़ी। 2 दिन तक शेखजाद हॉस्पिटल में वो एडमिट रही और फिर 2 दिन के बाद जब लड़के वाले दूल्हे वाले वापस घर आए तो वो जो 45 साल की खातून थी वो घर से 5 तोला सोना लेकर फरार हो गई। ये ट्रेजेडी हुई है सईद इकबाल के साथ, उनसे जानते हैं। पहले तो ये बताएगा कि ये दूसरी शादी हुई है, दूसरी शादी में ऐसा आपके साथ हुआ कि ये पहली बीवी की कोई कह सकते हैं कि उनकी बददुआ आपको लगी है, या फिर ये बताएगा इस बारे में क्या कहेंगे? जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ मेरे साथ। अच्छा, ये बताएगा ये तस्वीर देखकर सबसे पहले आपके दिल में क्या हुआ था? होना क्या था, घर वालों ने पसंद की, मैंने बोला ठीक है। जब ये दिखाई गई तो ठीक लगा हमें। मुनासिब तो निकाह के बारे में इन लोगों ने किया, मैंने कहा ठीक है बात आगे बढ़ा दें फिर। अच्छा, निकाह से पहले आपने लड़की देखी क्यों नहीं थी? वो कहते हैं कि हमारे में रिवाज नहीं है ये दिखाने का, जब से निकाह हो जाएगा तभी देखना। अच्छा, इस तस्वीर को देखकर आपको ये लड़की जो हसीना नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आई, उस वक्त पसंद आ गई। शादी जब हो गई, निकाह जब हो गई, जब आपने बूढ़ी खातून देखी तो उस वक्त आपके दिल में क्या था? बहुत डर गया था मैं, तो बहुत खौफजदा था कि ये क्या हुआ। मेहमान आए हुए थे हमारे दूर के, तो वो हमारी बेइज्जती थी पहले, फिर इसलिए हम उन्हें चुप करके बैठ गए वहाँ कुछ। अच्छा, अब अदालत में आप आए हैं, उल्टा उन्होंने जो है आपके साथ थोड़ा सा फ्रॉड भी किया जो आप बता रहे हैं। क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ, क्या मजीद जो है ट्रेजेडी हुई है? उन लोगों ने ये दिखाई ये थी तो फिर दी वो उन लोगों ने बूढ़ी। वो पहले भी बोलते थे कि बेवा है, इसकी उम्र कम है, 22 साल है, ये है वो है, ऐसा करके बताया। तो जिसकी वजह से चुप हो गए हम सब। अच्छा, अब उन्होंने हकमार में क्या आपके खिलाफ एप्लीकेशन लिखी है? उस टाइम तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अभी जब इन्होंने केस दायर किया तो उसमें 5 मरले का प्लाट तामीर शुदा मेरे नाम वो करके दो, वरना 20 लाख दो। तो 20,000 खर्चा भी लिखा उन लोगों ने। फिर जब हमने निकाह का पर्थ वहाँ मांगा, उन लोगों ने नहीं दिया हमें, बोलते हैं दे देंगे। फिर हम उनके घर गए, फिर हमने बोला दो हमें पर्थ दो।
फिर उन लोगों ने फिर पर्च दिया, फिर हम यहाँ लेके। अच्छा, अब तीसरी शादी अगर आपकी हो तो मान जाएंगे? अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया। कभी डिसाइड नहीं किया। जो लड़का है उसकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था जब आपने देखा कि 19 साल की लड़की जो कि ये आपको दिखाई गई, जब शादी के बाद उसको घर लेकर आए, घूंघट उठाया तो वो तो 45 साल की खातून निकली, उस वक्त आपको क्या होता कि आप बेहोश होकर गिर पड़े? मेरा तो ब्लड हाई हो गया, बीमार हो गई। जब बेटे ने बताया तो मैं बीमार होकर गिर पड़ी। दिखाई लड़की की तस्वीर थी, लेके आए जब तो वो बूढ़ी थी, मेरे से भी बड़ी थी। अच्छा, तो फिर इस पे क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त फैमिली कोर्ट में भी आपका केस चल रहा है, उल्टा आप पर ही वो कहते हैं कि आप उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमारे साथ धोखा हुआ, इंसाफी नाइंसाफ़ी तो हमारे साथ हुई है। जेवरात था वो लेके भाग गई। पेशावर लोग हैं, उनका ये पेशा है कि दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। तो अभी कहते हैं कि 20 लाख रुपया दो, 20,000 रुपया जेब खर्च दो या प्लाट दो 5 मरले का। हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है इतनी। बिल्कुल, ये हमें तफसीलन बता रहे थे कि इनके साथ क्या ट्रेजिडी हुई है। लड़की ये लेने गए थे, लेकिन जो है पुराने दौर के एक 45 साल जो इनकी वालदा से भी बड़ी थी, वो जो खातून इनके सामने नजर है। अब इनका ये कहना है कि 5 तोला सोना भी लेकर वो फरार हो गई। इसके साथ वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया है कि सिंध में तमाम स्कूल 1 फरवरी से खोले जाएंगे। 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से शुरू होंगे। नताइज 15 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इस साल बगैर इम्तिहानात के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ जुलाई में होंगी। जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आमतौर पे मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में हुआ करते थे, उसको हमने आगे किया है। और वो इम्तिहानात अब 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के एग्ज़ाम्स। जो रिज़ल्ट्स है 9वीं और 10वीं के बच्चों के, वो 15 सितंबर को अनाउंस कर दिए जाएंगे। ये बात तय है कि इस साल बग़ैर इम्तिहानात के बच्चों को हमने प्रमोट नहीं करना। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्कूल के बाहर बच्चे की हलाकत की तहकीकात का ऐलान कर दिया। सईद गनी का कहना है स्कूल के खुले होने पर तहकीकात की जा रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब वालिदैन वहाँ पहुँचे तो उसकी लाश बच्चे के हवाले कर दी जाती है। ये आपकी नॉलेज में है क्या उस बात को सामने? देखिए, मैंने ये जिस तरह आपने बात की इसी तरह मेरी नॉलेज में है, लेकिन ये इस पर अभी मैं कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि इसकी जब तक कोई तफसीली रिपोर्ट मेरे पास ना आ जाए, इसकी कोई तहकीकात ना करा लें। अगर इसमें जिम्मेदारी किसी के ऊपर आएगी, किसी ताई होगी, किसी ने कोई जुर्म किया होगा, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई। वजारत रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम हैक कर लिया गया है। हैकर्स रेलवे का हसास डाटा भी ले उड़े, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद हो गई है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे, अवैस क्यारी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा हैकर्स मजीद क्या क्या ले गए? रेलवे जो रिफॉर्म्स की दावेदार जो हुकूमत है उसके लिए एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि हैकर्स जो है ऑनलाइन जो बुकिंग का सिस्टम है वो तमाम हैक कर दिया है। गुज़िश्ता 4 रोज से जो ऑनलाइन सिस्टम बंद है, रोजाना 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और जराए जो रेलवे हुकाम है वो हमें बता रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो इस वक्त तक हो चुका है। इसके साथ ये बताया जा रहा है कि 70,000 जो रेलवे मुलाजमीन है उनका रिकॉर्ड ही गायब हो चुका है। जो डेटा जो चुराया गया है और उसकी जो सिस्टम की बहाली पर इस वक्त काम हो रहा है, लेकिन रेलवे जो हैकर्स हैं वो रेलवे का हसास डेटा भी ले उड़े हैं। और इस वक्त जो ऑनलाइन जो टिकटिंग का जो रिजर्वेशन का जो मामला होता है उससे रोजाना की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि 5 से 6 करोड़ रुपए का जो है उसकी इनकम होती थी, वो भी नुकसान हो रहा है। 60 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ वो एवरेज बता रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जो बहाल नहीं हो सका। इस तरह जो 70,000 जो मुलाजमीन थे रेलवे के, जिन्होंने आगे जाना था, मुस्तकिल होना था, उनका डेटा ही गायब हो चुका है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो रेलवे हुकाम का जो IT सेक्शन है उनका महीने का 50 लाख रुपए से ज्यादा का उनका सिर्फ फंड है। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो कि रेलवे जो महकमा है, उनकी जो वजारत है उसकी नाअहली बताई जा रही है। जो बोर्ड है, जो चेयरमैन जो है, वो भी इस मामले पर जो है बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं और वो यही बता रहे हैं कि हम बहुत जल्द जो है
इसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऑनलाइन टिकटिंग वाला जो निज़ाम है वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका और हमारे रेलवे काम यही बता रहे हैं कि जो है उस पर काम हो रहा है। तो ये तमाम तर मामलात हैं कि रेलवे का जो हसास डेटा है वो भी हैक कर लिया गया है, उनका सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है और जो ऑनलाइन जो रिजर्वेशन थी, जो मुसाफिरों ने जो लॉन्ग रूट के लिए जाना होता है, जो ट्रेन की बुकिंग करवानी होती है, वो भी निज़ाम इस वक्त बिल्कुल दरम बरम है और रेलवे में इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है और हर कोई जो है यही देख रहा है कि हैकर किस तरह इस सिस्टम में दाखिल हुए हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बराह रास्त पेशावर ले चलते हैं जहाँ सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपके फ़ायदे में नहीं है, आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते हैं फ़ौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि न जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नेब का भी गिराव करेंगे। हम हर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जलीजान भी हमला जी, जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना जोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल रहमान पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमाया कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक रखता है। छोड़ो, जाएं अपने हवाले से सोचें। करप्शन जो है करप्शन साबित नहीं है, बीआरटी खुद करप्शन है। साबित कर रहे हैं क्या माना है? मौलाना साहब ये बताएं, सेनेट इंतखाबात के बाद अगर जो परवेज खटक साहब की सेहत खुद इस बात की गवाही है जो बीआरटी का ऑर्डर हुआ है। लॉन्ग मार्च कब करेंगे? क्योंकि कोई भी नुमाइंदा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पहले यही कहता है कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है पीडीएम ने फैसला किया था कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे भी नहीं आए तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। तो चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान नहीं करने दें उनको। इस तरह चलता रहता है छोटी मोटी बातें जी। जब हम किसी बात में कोई आगे पीछे हो जाते हैं, कोई तारीख तब्दील कर लेते हैं, कोई हिकमत अमली, तो वो समझते हैं कि देखो वो नाकाम हो गए हैं उनके फिर चंद दिन उनको भी खुश होने दें यार, पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी आखिर। मौलाना साहब, आपने खुफिया मुलाकातों की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मरकजी रहनुमा है, वफाकी उसमें बैठे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम खुद भी वहाँ पर अपने दोस्त रखते हैं, उनसे हमारी भी मुलाकातें होती हैं। तो क्या उनकी ये खुफिया मुलाकातें नहीं है? खुफिया मुलाकातें हमारी ज़रूरत नहीं है, खुफिया मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है।
तो इसलिए हम भी उनका पर्दा रखते हैं फिर। ये पीडीएम का तहरीक जब से शुरू हुआ है तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए राब्ते कोशिश की गई आपसे? राब्ते रहे हैं लेकिन हमें आमादा करने में नाकाम रहे हैं जी। हम अपने मौके पर कायम हैं, ठीक ठाक कायम हैं जी। हम इस इलेक्शन को भी नहीं मानते और इलेक्शन की इस दांदी का जिम्मेदार भी उनको करार देते हैं। न हमने इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए हैं, न उनमें उनकी जिम्मेदार हैसियत को हमने अब तक उसमें तब्दीली लाई है। साहब ये बताएं कि जो आपने आज मुतालबा किया है कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टी हैं, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, या पूरा जो मुल्क में एक सेटअप है, फाइनेंशियल हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन करवाए जाए? इलेक्शन तो हर कीमत पर कराए जाए कि हल ही वही है, या तो फिर बंदूक हल है, वो तो नहीं है। आइन ही हक है उसका। आइन इलेक्शन की बात करता है, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। लिहाजा जब आपका मुल्क डूब रहा है तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मार्शल लॉ आ जाए? तो मार्शल लॉ ने तो और मुल्क को गर्क किया है, हमेशा जी इदारों को तबाह बर्बाद किया है। आज तक जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और 70 साल से कमज़ोरी को मेंटेन कर रहा है, कमज़ोर वो तो मार्शल लॉ की वजह से कर रहा है जी। सियासी लोगों को काम करने दिया जाए, जब काम करने देते हैं तो 3 साल के उनको हटा देते हैं, 1.5 साल के उनको हटा देते हैं, कोई ना कोई केस उनके खिलाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी जमहूरियत फलने फूलने ही नहीं दी जाएगी, फिर शिकायत आप किससे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके ऊपर थोपा जाए कि पाकिस्तान जो है कमज़ोर हो रहा है, तो ये इनकी वजह से मुल्क को तोड़ा गया, जिम्मेदार सियासतदानों को करार दे दिया गया। आज हम रहमान कमीशन को आप दुनिया के सामने लाएं, पता चल जाता है कि असल जिम्मेदार कौन है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मुलाहिजा कर रहे थे। न्यूज़ टुडे से फिलहाल इतना ही। साथ रहिए।